हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं भैया, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो ये बात आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये बात आप समझ लीजिए जरा ध्यान से, ठीक है ना भैया। तो आज अगर आप अपने 5 नंबर एश्योर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है भैया। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करें। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हेनरी का नियम, ध्यान सुनना है। हेनरी का नियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पहले चैप्टर का, ठीक है ना भैया। तो क्या करोगे, यहाँ पर कहता है सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस नियम को दिया किसने है, तो बोलोगे विलियम हेनरी ने, ठीक। तो कह रहा सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में, कब भैया, 1803 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने सन 1803 में गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है ना, गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी गैस को आपको क्या करना है, द्रव में घोलना है, ठीक। मोटी सी बात समझ लो ध्यान से कि कुछ ऐसे यहाँ पर मान लो आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपने देखा ध्यान से कि इस जगह पे आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है ना भैया। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, बोले पानी भरा हुआ है, ठीक। और जो बाहर टहल रही यहाँ पर क्या है, गैस है, ठीक ना। उसको आपने कहाँ लेकर के आना, अंदर लेकर के आना। तो कह रहा है ये जो गैस है वो किसमें घुलनी चाहिए, द्रव में। तो गैसों की द्रवों में विलेयता के आधार पर एक मात्रात्मक इन्होंने संबंध प्रस्तुत किया, ध्यान रखना है, एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक। अब वो हेनरी का नियम क्या है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, ठीक। तो कह रहा है क्या कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब यहाँ पर आपको जो है ना भैया टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। बोले हमने कहा कितना ले लो, ठीक, एक नॉर्मल ले लिया अपन ने, कमरे के ताप पर ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक भैया। तो कह रहा है जो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रवों में विलेयता, किसी गैस की द्रवों में विलेयता, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये गैस है और यहाँ पर ये जो भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है ना भैया। तो कह रहा है किसी गैस की द्रवों में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब। अब ये विलयन का मान लो हमने क्या मान लिया, सतह है, ये विलयन की हमने क्या मान ली, सतह है भैया, ठीक है ना। अभी समझना चीजों को थोड़ा सा ध्यान से कि ये यहाँ पर जो है ना ये क्या है, विलयन की सतह है। और ऐसा मान करके चलो कि इस विलयन की सतह पर क्या पड़ने वाला है, कुछ आंशिक दाब पड़ने वाला है, ठीक है ना भैया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस विलयन की सतह पर क्या पड़ने वाला है, जवाब आएगा भैया आंशिक दाब पड़ने वाला है, ठीक। तो क्यों, क्योंकि अब जब कुछ गैसें जो ना जब तुम इधर नीचे की तरफ ले जाओगे तो इनके दाब तो पड़ेगा, प्रेशर तो लगेगा, ठीक। तो बस वही चीज है, कह रहा कि विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना भैया। इस चीज को समझने के लिए आपको मैं थोड़ी सी चीजें और सिखा दो, ध्यान से समझने की कोशिश करना जरा। हमने कहा आपसे भैया कि ये काम कर लो, क्या काम कर लो, है ना। अब आपसे हमने कहा कि एक ध्यान से समझना, तो जो भैया गैस की विलेयता है, ठीक, उसको हमें लिखना है डब्ल्यू से, यानी जो गैस की मात्रा है, यानी ये जो गैस इसमें घुल रही जितनी भी मात्रा में ना, वो जो है ना वो कह रहा समानुपाती होती किसके, इस सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के। तो दाब को भैया हम लोग लिखते हैं किससे, ऐसे पी से, किससे लिखेंगे, पी से लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब हम लोग देखते हैं क्या कि जो W है वो बराबर हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे KH, किसको लेकर के, KH इंटू में क्या हो जाएगा, P। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही, ठीक। तो ये फाइनली तुम्हें चीजें ध्यान करके रखनी पड़ेगी कि W बराबर आप क्या देखने को मिलेगा, आपको बोले K इंटू में P देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई, बोले ये क्या बोला है, बोले इतने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको ये KH दिखाई दे रहा है ये हेनरी कांस्टेंट है, ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, यानी कि हेनरी स्थिरांक। KH जो है ये क्या है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना। बस इतनी सी बात आप और समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसी के लिए डाल्टन ने एक बात और हमें सुझाई, क्या सुझाया, डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था भैया, कि डाल्टन के अनुसार आप यहाँ पर लिख सकते हैं छोटी सी एक चीज और, ठीक है, कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में जो आंशिक वाष्प दाब होता है, यानी जो आंशिक वाष्प दाब होता है P, वो उस गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। तो एक चीज आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि P समानुपाती X गैस, या P बराबर आप लिख सकते हो KH इंटू में X गैस। ये X गैस का मतलब क्या है, ये काई बना होता है, इसको X पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा मूल अंश, ठीक है ना भैया। ये ध्यान रखना, तो गैस के मूल अंश के बराबर भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भैया, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, एक तो
तो ये वाली कहानी लिख देना, फिर डाल्टन के अनुसार थोड़ा सा ये लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया हेनरी का नियम। अब यहीं पर क्वेश्चन ये खत्म नहीं होगा, ठीक, लॉन्ग आंसर में आएगा तो 5 नंबर दे करके जाएगा भैया, ठीक है, ध्यान रखना। और कैसे कैसे 5 नंबर की कहानी बनेगी या 4 नंबर की कहानी बनेगी, तब आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से पूछेगा कि हेनरी नियम के हमें अनुप्रयोग भी तो सिखा दो, हेनरी नियम के हमें क्या सिखा दो, अनुप्रयोग भी तो बता दो भैया, ठीक है। तो हमने कहा आपसे जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से भैया, क्या कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग में कह रहा शीतलन पेयों तथा सोडा वाटर में ध्यान रखना है, ठीक। आपने बहुत अच्छे तरीके से कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अभी गर्मी का सीजन निकल गया, ठीक है ना, हर किसी ने भैया कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी, समझ रहे हो ना, कोल्ड ड्रिंक तो सब किसी ने पी ही होगी, ठीक है ना। अब इस कोल्ड ड्रिंक की अगर बातचीत करो ना भैया, तो इसमें तो लिक्विड के साथ साथ आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो तो इसमें लिक्विड के साथ साथ भैया आपको एक चीज और देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है, तो बोलोगे भैया इसमें गैस भी भरी होती है, क्या भरी होती है, गैस, ठीक। और जैसे ही भैया तुम इस ढक्कन को क्या करते हो, यहाँ से हटाते हो, इस ढक्कन को तुम यहाँ से क्या करते हो, खोल करके हटाते हो, ठीक। तो तुम्हें एक चीज समझ में आती है अच्छे तरीके से, वो ये आती है कि भैया तुम देखोगे कि ढक्कन जैसे ही खोलो तो ये जो गैस है एकदम गुस्से से क्या निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, ठीक। तो ये अपनी मर्जी से तो गई नहीं होगी, तो यहीं पर लगाया गया है हेनरी का नियम। क्या लगाया गया भैया, यहाँ पर हेनरी का नियम लगाया गया है। और हेनरी का नियम क्या कहता है कि भैया हमें पता अच्छे तरीके से हेनरी का नियम, अब हेनरी का नियम जो आपने पढ़ा है वो W समानुपाती क्या पढ़ा है, P, कि इसका मतलब है कि ये दाब बढ़ाएंगे तो ये W का मान भी, यानी जो गैस की मात्रा है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। बोले कैसे, तो तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर अपनी मर्जी से तो गैस चली नहीं होगी बोतल के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से गई होती तो फिर वो निकलने में गुस्सा ना होती, समझ में आ रहा, ठीक है, क्योंकि जब वो बाहर निकलती है तो बड़ी गुस्से में निकलती है। आपने देखा होगा अगर आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल थोड़ी ठंडी हो और उसको सेक करके करो बाहर, मतलब सेक करो, पहले थोड़ा सा हिला लो और फिर खोलो, देखो कितने गुस्से में बाहर निकलते, कहते तो हम शांति से बैठे हैं, है ना, इतने दिनों से, और ऊपर से तुम हमको परेशान कर रहे हो, ठीक है, तो फिर बड़ी समस्या की बात हो जाएगी भाई, है ना। इसीलिए वो क्या करती है कि जब हिला करके उसको निकालो ना तो फिर बड़ी एकदम तेज गुस्से से बाहर निकलती है, ठीक। तो ये यही कारण है इसका गुस्से से बाहर निकलने का कि भैया यहाँ पर उसको जबरदस्ती बिठाया गया, ठीक। वो किस वजह से, तो हेनरी के नियम के कारण से, ठीक है ना भैया। इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, मुझे समझ में आ गई कहानी। अब देखो आगे कह रहा है, परंतु जब बोतल खोलते हैं, समझना ध्यान से, जब बोतल खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है, ठीक है, बोतल खोला प्रेशर खत्म, बात समझना, प्रेशर खत्म, तो कह रहा था और ताप बढ़ जाता है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर यानी जो कोल्ड ड्रिंक भरी पड़ी है ना, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है, मतलब ना बहुत कम रहता है। कम रहने का मतलब है यही लगभग 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता होगा, क्योंकि ठंडी ठंडी पीने में ही मजा आता है, बात समझने की कोशिश करना, ठीक। तो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है ना वो बट, अच्छा, बाहर का टेम्परेचर लगभग 30-35 के आसपास रहता है गर्मियों में, नॉर्मल मान लो, ठीक है। तो तुम बोलोगे भैया कि रह जाता है, फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के रूप में बाहर निकलने लगती है, ठीक। हाँ, अब ये गुस्से में बाहर निकलने लगती है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भैया अब उसका प्रेशर हटा दिया, ठीक है, तो प्रेशर हटेगा तो सीधी सी कहानी वो तुरंत बाहर आ जाएगी भैया, ठीक। दूसरी चीज, अब कह रहा गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए अधिक दाब महसूस करते हैं, बिल्कुल सच्ची कहानी है। हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब ये सिखाया भी था कि मान लो कोई रामलाल नाम का गोताखोर यहाँ कहीं पर आकर के बैठ जाए, समझना ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ कहीं पर आकर के, ठीक है, यहाँ पे, अब ये व्यक्ति जितना ज्यादा कहाँ जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, ठीक, उतना ज्यादा इसे पानी का प्रेशर महसूस होता जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हें ध्यान रखना। अब एक चीज मोटी सी तुम खुद समझ लो ध्यान से, कि अगर गोताखोर पानी के अंदर गया है तो भैया ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट जिंदा बना रहे, ठीक। तो उसे जिंदा रहने के लिए तो जरूरी क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक। हाँ, जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं, ऑक्सीजन जरूरी है भैया, ठीक। अब ये ऑक्सीजन जो जरूरी ऑक्सीजन है वो क्या करता है, क्या कोई उसे देगा जाकर के मछली की तरीके से, समझो जानते कि मछली तो है नहीं, सांस लिया निकल लिया, सांस लिया निकल लिया, ठीक, गड़बड़ से बाहर निकालते रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ता है, इसे कुछ ना कुछ ऐसा सिलेंडर बांध करके, तुमने देखा होगा पीठ पर पे जो गोताखोर लोग होते हैं, ठीक है ना, तो वो पीठ में क्या बांध करके चलते हैं, एक सिलेंडर बांध लेते हैं, ठीक, जो सांस लेने के उनके काम में आता है, ठीक है ना। तो बस वो इस वजह से होती है कहानी, तो इसी हेनरी के नियम की वजह से ही होती है, ठीक। तो अब अगर प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी कहानी है, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, समझे ना, दाब बढ़ेगा तो जो सांस ले रहा है ना वो गैस की मात्रा भी तो उसमें बढ़ेगी, ठीक है। तुम जब बाहर आओगे तो फिर वो गैस हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो नसें फाड़ फूड़ के बाहर निकलेगी, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना। तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए उसमें केवल ऑक्सीजन का ही सिलेंडर नहीं लेकर के जाया जाता भैया, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेकर के जाओगे तो फिर वो प्रेशर बर्दाश्त कर नहीं सकती, जितना तुम प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम सांस लोगे, जितनी सांस लोगे उतनी ज्यादा अंदर जाएगी, ठीक। अब अंदर जाएगी तो जब तुम बाहर आओगे अचानक से, तो जब बाहर आओगे तो फिर प्रेशर तो खत्म, अब प्रेशर खत्म तो वो तुम्हारी नसें फाड़ फाड़ करके क्या करेगी, बाहर निकल करके आएगी, कौन, ऑक्सीजन गैस, ठीक। इसलिए प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए हमें और भी गैसों का मिश्रण लेकर के जाना पड़ता है। देखो ध्यान से कह रहा है, इसलिए हीलियम मिश्रित वायु,
हीलियम मिश्रित वायु में ठीक क्या क्या, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस, ऐसे तीन तीन गैसों का मिश्रण होता है। याद कैसे करना है, तो 56-32-11, बोलो साथ में 56-32-11, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम, बोलो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम, नंबर बोलो 56-32-11, बोलो फटाफट 56-32-11, 56-32-11 217, 217, 56-32-11 217, 56-32-11 217, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम 56-32-11 217, 56-32-11 217, ठीक है, ऐसे 2-3-4 बार रट्टा मार लोगे याद हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ध्यान रखना ऑक्सीजन कैसे रक्त में घुलती है और वहां से कैसे CO2 बाहर आती है, उन सबका काम भी कौन कराता है भैया, हेनरी का नियम ही कराता है, ठीक है, हेनरी के नियम पर ही आधारित है। समझ में आगे कहानी की नहीं, ठीक है ना। तो अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना है चीजों को बेहतर तरीके से, ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब समझते हैं क्या हेनरी नियम की सीमाएं। भैया हर एक चीज की, हर एक इंसान की लिमिट होती है, तो हेनरी के नियम की क्या कोई लिमिट ही नहीं होगी, जरा सोच करके देखो, हेनरी के नियम की क्या कोई लिमिट नहीं होगी क्या, होगी भैया 100% होगी। जब हर किसी व्यक्ति की सीमाएं हैं, लिमिट्स है, ठीक है ना, तो फिर हेनरी के नियम की भी लिमिट होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम दाब बढ़ाते रहो, साली बोतल फट जाएगी अगर ज्यादा तुमने दाब बढ़ा दिया, बात समझ रहे हो, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। और ऐसा होता भी है कि कभी कभी जब गैस बनने लगती है ना बोतल के अंदर, तो तुम देखो बोतल ऐसे फूलती चली जाती है, ठीक। और एक टाइम ऐसा आता है जब बोतल फट भी जाती है, भैया प्रेशर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना तुम ना हम, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, हेनरी नियम की सीमाएं। तो हेनरी नियम की सीमाओं में जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि दाब उच्च नहीं होना चाहिए। हाँ भैया तुम प्रेशर मार झेले जा रहे हो, झेले जा रहे हो, झेले जा रहे हो, ठीक है ना। कब तक कोई प्रेशर बर्दाश्त करेगा, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि वो फट जाएगा ना, बॉम्ब के तरीके से, ठीक है, जैसे गुब्बारा होता है, अब आप भर रहे हो, ठीक है ना, बर्थडे आता सभी का, सबने फुलाए होंगे भैया, ठीक है ना, मुंह से मशीन से किसी ना किसी तरीके से, ठीक। अब तुम उसमें भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, ठीक ना, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा, जबकि जब तक उसका पोटेंशियल है, जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता है उसके अंदर, तब तक तो वो बर्दाश्त करता रहेगा, ठीक। लेकिन तुम नहीं मानना, तुम अपनी क्षमता ज्यादा उसको दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, ठीक। तो क्या लगता है वो बर्दाश्त कर पाएगा ना भैया, एक समय ऐसा आएगा जब वो फूट फाट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भैया, क्या कि टेम्परेचर, सॉरी, दाब बहुत ज्यादा, अच्छा ताप भी कम नहीं होना चाहिए, कह रहा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही बात है। अगर टेम्परेचर तुम इतना कम कर दो कि भैया फिर तकलीफ ही हो जाए, कहने का मतलब जैसे हमने कहा कि मान लो नदी है, क्या है, नदी है, ठीक। और इस नदी में यहाँ कहीं पे भरा भैया पानी भरा पड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या भरा पड़ा, पानी भरा पड़ा, ठीक। अब यहीं पर कोई एक मछली है, क्या है, यहीं पर कोई एक मछली है यहीं पर, ठीक है ना, समझना पड़े ध्यान से भैया, ये मान लो मछली है, ठीक। अब इस मछली को यहाँ पर जिंदा रहना है, तो सबको पता है जिंदा रहने के लिए सनम है एक मुलाकात जरूरी है, नहीं भैया, ठीक। इसको जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। अब मान लो यहाँ से ऑक्सीजन आना चाहे, ठीक, यहाँ पे मान लो वायुमंडल में क्या घूम रही है, ऑक्सीजन घूम रही है, ठीक। और ये चाहती है कि हम मछली के लिए नीचे चले जाए, ठीक है ना, और इसको जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ठीक है ना। अब वो जाएगी कैसे, तो इसी में हेनरी का नियम लगेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, सबको पता होना चाहिए भैया, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो घुल जाएगी गैस पानी में, ठीक। क्योंकि वहां पर ना तो तुम देने जाओगे सिलेंडर मछली को कि लो भैया सांस ले लो तुम, है ना हम जाएंगे देने के लिए, ठीक है ना, वो भगवान ने ऑटोमेटिक व्यवस्था करके रखी है, ठीक। जो वायुमंडल में घूम रही ऑक्सीजन गैस है वो प्रेशर से कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर। बोले प्रेशर कौन दिया, हम तो दिए नहीं थे भैया जा करके, ना तुम दिए थे भैया जा करके, ठीक। जरा बताओ कहाँ से आ गया प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर आएगा भैया, कैसे आएगा समझ लो ध्यान से, ठीक है ना, कि भैया जब कभी भी तेज तेज हवाएं झोंके चलते हैं ना, तो प्रेशर बनता रहता है भैया, ठीक है, प्रेशर बनेगा तो फिर उसे घुलेगी, सीधी सी कहानी भी है ना। तो अब जब यहाँ पर नीचे लिखे, अब मान लो तुमने टेम्परेचर इतना कम कर दिया, जो ये पानी थोड़ा थोड़ा भरा भी पड़ा था ना, अब ये जो पानी था भैया ये क्या हो जाए, सॉलिड में बदल जाए, ध्यान रखना, ठीक। ये अभी तक कैसा था, लिक्विड की अवस्था में था, ठीक, लेकिन तुमने उसको इतना टेम्परेचर उसका कम कर दिया कि वो भैया किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। क्या लगता है तुम्हें, सोचो जरा ध्यान से, क्या तुम्हें लगता है कि कभी अब सॉलिड में तुम घसोड़ लोगे क्या, ठीक। मैंने कहा ये मार्कर हमारे पास में है, ये पेन हमारे पास में है, इसमें हम ऑक्सीजन डालें, चली आएगी, चली आएगी, क्या जाता है, आप लगा करके देखो, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो नहीं जा पाएगी, तोड़ और डालोगे तुम इसको कुछ समय के बाद में, समझ रहे हो भैया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी कम नहीं करने की जरूरत है, ठीक। तीसरा पॉइंट देखो, फिर कह रहा तीसरे पॉइंट में कि गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब गैस की विलायक में विलेयता का कम होने का मतलब क्या, जरा मैं तुमको थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना। हमने कहा आपसे क्या कि हमारे पास में इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे हमने कहा हमारे पास में ये जल है, क्या है, जल है, ठीक। और जल के साथ तुमने मान लो अमोनिया गैस घोल दी, क्या घोल दी, अमोनिया गैस घोल दी। मेरी थोड़ी थोड़ी बातें समझने की कोशिश करना। अब ये अमोनिया गैस कुछ इस तरीके से घुल करके यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो क्या मिलेगा, H का प्लस OH का माइनस मिलेगा, बोले ठीक है। अब अमोनिया इतना बदतमीज इंसान है कि वो तुरंत इस H प्लस को अपने पास में बुला लेगा, जैसे ही बुलाएगा तो इसके ऊपर सिंगल का प्लस चार्ज हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो भैया, ठीक है ना। अब हम तुमको थोड़ा सा समझाने तो ध्यान समझना, ठीक। अब ये जैसे ही H के प्लस को अपने पास में बुलाएगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, सिंगल का प्लस, और इधर OH के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का। तो तुम जब देखोगे तो इनसे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को, ठीक है, कि तुमने डाला कौन सा गैस था, अमोनिया, ठीक, अब वो अंदर जाकर क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताओ मछली जिंदा रहने की, सोच करके देखो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। मछली को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत थी भैया, ऑक्सीजन की, ठीक। अब ये ऑक्सीजन जाए और पानी के साथ में किसी न किसी तरीके से अभिक्रिया कर ले, समझने की कोशिश करो भैया ध्यान से, ठीक है ना, और वो एक नया पदार्थ बना ले जाकर के वहां पर। तो क्या लग रहा है मछली को कभी ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या, कभी नहीं मिलने वाली, ठीक। अगर विलेयता इतनी ज्यादा हुई, जैसे अमोनिया को जल में तुमने घोला, घोल करके उसने एक नया पदार्थ निपटा दिया, तुरंत देखो ध्यान से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जरा सोच करके देखो, जब वो पदार्थ ही नहीं बचेगा जिस चीज की अंदर जरूरत है, तो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति क्या कभी जिंदा रह पाएगा, सोच करके देखो भैया, दिमाग लगाओ अपना अपना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना कि विलेयता बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर कह रहा है गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय माध्यम दोनों में एक समान होने चाहिए, बोले ये का मतलब है, ठीक। हमने कहा जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये अभी किसके रूप में है, गैस के, क्या लिख रहा है भाई, ठीक, ये अभी यहाँ पर है और किसके रूप में है, बोले गैस के रूप में है, ठीक। अब इसको जैसे ही तुमने पानी के अंदर डाला, बड़े ध्यान समझने की कोशिश करना, जैसे ही तुमने इसको पानी के अंदर डाला और ये जाकर के यहाँ पर एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा बन जाए, समझना, ये क्या बन जाए, एक पत्थर का टुकड़ा बन जाए, मतलब ये यहाँ पर जाकर के सॉलिड बन जाए, क्या लगता है मछली जिंदा रह लेगी क्या, सोच करके देखो, मछली जिंदा रह लेगी क्या, कभी नहीं रह सकती, ठीक। तो कह रहा है कि जब ये भैया द्रव गैस अवस्था में थी तब भी वो गैस होनी चाहिए, और जब लिक्विड की अवस्था में आ जाए तब भी ये किसमें होना चाहिए, गैस में ही होना चाहिए, ठीक है ना, इसकी अवस्थाएं बदलनी नहीं चाहिए, दोनों में कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ भैया 4 नंबर का, 5 नंबर का, बात समझ में आएगी ना, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। फिलहाल आगे चलते हैं, आज का जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है, परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है, भैया ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। पढ़ो पहला पॉइंट, पढ़ो फटाफट से, क्या कह रहा है पहले पॉइंट में, ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक। कह रहा है कि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बड़ा आवश्यक है, ठीक, ध्यान रखना है, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। अच्छा, परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, ये हमने जो है ना बेटा, ठीक है, पहले चैप्टर के लेक्चर में पढ़ा रखा है, ठीक, जाकर के वहां पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, ठीक, इसी तरीके जैसे मैंने आपको पीछे के टॉपिक समझाए। तो करा परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक, सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक बड़ा सा बीकर हुआ करता था, ठीक, और इस बीकर में तुम क्या करते, देखो मैं यहाँ पे डिटेल से नहीं समझाने वाला हूँ, ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को पढ़ रहे हैं। इधर पे तुम्हारे पास में एक पदार्थ, एक द्रव होता था जिसका नाम ए होता था, एक इधर होता था जिसका नाम क्या होता था, बी होता था, ठीक है ना। एक में तुमने देखा था कि कोई भी मतलब एक शुद्ध विलायक होता था, एक में थोड़ा सा विलयन मतलब विलय भी हो रहा होता था, मतलब वो विलयन होता था, एक शुद्ध विलायक होता था, दूसरा क्या होता था, विलयन होता था, ठीक। तो अब तुमसे कहा गया था कि ये जो बीच में लगी ये कौन सी झिल्ली होती थी, तो बोला गया था अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। तो परासरण की क्रिया में तुम्हें क्या करना होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है, ठीक। लेकिन अगर हम कहते हैं विसरण, जैसे हमने कहा यहाँ पर इसमें भरा पड़ा है पानी, क्या भरा पड़ा है, बोले पानी भरा पड़ा है, ठीक। अब इसमें तुम क्या कर दो, आकर के एक नील की बूंद डाल दो, ठीक। तो इसमें देखो नील की बूंद को घुलने के लिए, नील की बूंद को घुलने के लिए इसमें किसी भी मतलब झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो ऑटोमेटिक घुल जाएगी भैया, तो टेंशन लेने के चक्कर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल समझने की कोशिश करो ध्यान से कि परासरण में अर्धपारगम झिल्ली, मतलब जो परासरण की क्रिया है उसमें ऐसी अर्धपारगम झिल्ली लेनी पड़ेगी, जबकि विसरण में, ठीक है ना, किसी भी झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, ठीक। इसको इसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भैया किसी की झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो फटाफट से, कह रहा परासरण में केवल विलायक के कण गति करते हैं, हाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे पास में विलय और विलायक दोनों के कण भरे पड़े होंगे, किसके भरे पड़े होंगे, विलय और विलायक दोनों के कण होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर कौन जाएगा, केवल और केवल विलायक का कण जाएगा, समझ में आ गई कहानी। तो केवल विलायक के कण गति करते हैं, जबकि विसरण में विलय तथा विलायक, ध्यान रखना भैया, विलय तथा विलायक दोनों के कण गति करते हैं, ठीक है, यानी ये पानी का भी कण गति करेगा और जो ये नील की बूंद है ये भी गति करेगी, तभी दोनों आपस में घुलेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट देखो, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के कण, ध्यान रखना है, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के कण निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, ध्यान रखना कहां से, कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे लिख रखा देखो, गति करते हैं, और कब तक गति करते, कह रहा सांद्रता समान होने तक गति करते रहते हैं, जबकि विसरण में विलय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है ना, सांद्रता समान होने तक गति करते। जैसे यहाँ पर तुमने नील गोली, तो यहाँ पर तो ये इसकी सांद्रता बढ़ गई, लेकिन ये धीरे 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 धीरे, ठीक है ना, ऐसे पूरे के पूरे विलयन में घुलेगी जाकर के, मतलब विलायक में घुलेगी जाकर के, जब तक पूरे के पूरे विलयन की सांद्रता एक समान नहीं हो जाती, ठीक। अगला पॉइंट देख लो फटाफट से,
दाब बढ़ाकर परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। मैंने कहा चलो इधर से उधर की तरफ कण जा रहे हैं, ध्यान समझना, इधर से उधर की तरफ कण जा रहे हैं, ठीक, लेकिन हमने कहा यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जाए, थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया जाए, ठीक, जब प्रेशर डालोगे तो ये जो उधर की तरफ कण जा रहे हैं वो जाना एक समय के बाद क्या कर देंगे भैया, बंद कर देंगे। समझ में आएगा आने की नहीं आई, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान रखो, दाब बढ़ाकर के परासरण की क्रिया को तो रोका जा सकता है, बट विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता, ठीक। अब नील की बूंद एक बार तुमने डाल दी, अब उसको तुम चाहे जितना प्रेशर लगाओ, चाहे जितना दबाओ, चाहे जितना पकड़कर खींचो बाहर, ठीक है ना, वो भैया जितना डिस्टर्ब करोगे उतनी जल्दी घुलेगी, ठीक। ये बात ध्यान रखना है, नील की बूंद को तुम जितना डिस्टर्ब करोगे, हाथ पैर चलाओगे, उसमें तुरंत वो जल्दी घुलने का काम करेगी, ठीक। इसलिए ध्यान रखना कि परासरण की क्रिया को तो रोक सकते हो, लेकिन विसरण की क्रिया को कभी दाब डाल करके रोका नहीं जा सकता है, ठीक। चलो, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब एक लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का देख लीजिए फटाफट से, प्रतिलोम परासरण। ध्यान रखेंगे भैया, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। परासरण अलग चीज होती है, प्रतिलोम परासरण अलग चीज होती है, ठीक। ध्यान रखो, क्या कह रहा है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक, ध्यान रखना, विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक। अभी समझना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक, मतलब इसमें जो है ना एक दो प्रकार के, मतलब एक विलेय भी मिला हुआ है। यहाँ पर देखो जो मैंने ये बना दिए छोटे छोटे से मॉलिक्यूल, ये विलेय के हैं मान लो, ठीक, और जब बाकी आपको पानी तो दिख ही रहा होगा। इधर केवल और केवल प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है, ठीक। जब इसमें परासरण की क्रिया होती है, देखो इसको लिखा है तुम लोग क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। तो तुम इसमें देख पाओगे ना कि जब परासरण की क्रिया हो रही है तो निम्न सांद्रता से विला, अच्छा पानी को ही तो तुम क्या बोलते हो, विलायक बोलते हो, समझना बड़े ध्यान से भैया ना, छोटी छोटी कहानियां हैं। पानी को ही तो विलायक बोलते, तो इसमें देखो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण जा रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो अब देखो इधर इधर की तरफ देखो, ये वाला एरो इधर की तरफ इसीलिए बना हुआ है, ठीक है, कहानी समझ में आ गई, बोले हाँ। लेकिन अब तुम क्या करो कि इस वाले विलयन पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। इधर आपने क्या कर दिया, कुछ पिस्टन लगा करके प्रेशर डाल दिया। जैसे ही प्रेशर डालोगे तो तुम देखोगे कि जो इधर विलायक के कण आ रहे थे, समझना ध्यान से, जो इधर विलायक के कण आ रहे थे, इस वाले में देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये देखो जो विलायक के कण इधर की तरफ गति करते हुए आ रहे थे, अब वही विलायक के कण जो है ना उल्टा उधर की तरफ गति करने लगेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया गया। देखो, एक तो प्रेशर वो था जो परासरण की क्रिया को रोक दे, मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, ये जो कण आ रहे थे वो आना बंद हो जाए, लेकिन तुम्हारा मन नहीं माना, तुमने हाचक के प्रेशर धर दिया इसके ऊपर कायदे से, ठीक। तो फिर ये क्या करेगा, इधर की तरफ पानी भागने लगेगा कि नहीं भागने लगेगा, इसको बोलते हैं उल्टा, ठीक है ना, उल्टा क्रिया। देखो यहाँ पर लिखा है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिलोम परासरण। बात समझ में आ गया, तो बस यही चीज लिखा हुआ है, कह रहा यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक, परासरण दाब तक तब तक डालोगे तब तक कोई समस्या नहीं, क्रिया रुकेगी केवल, ठीक। लेकिन कह रहा परासरण दाब से अधिक दाब प्रस्तुत किया जाए तो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर, ठीक है ना, प्रवाह करने लगते हैं, ठीक। मतलब देखो ध्यान से, ये उच्च सांद्रता वाला था तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ये समझ में आई कहानी की नहीं आई, ठीक है ना। तो आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का सेशन था वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया मेरे भाई, अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो समझ लेना 5 नंबर की जुगाड़ हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना भाई, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, इसलिए घर पर रह करके ये ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई।